अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है नाम मेरी? सर। जी सर, आ रही है। सर आ रही है। अच्छा जी, आज पहले सेशन में और अगले के आधे सेशन में हम इंशाल्लाह कोर्स वाइंड अप करेंगे। हमारे दो ही टॉपिक्स रहते हैं, स्टोक्स थ्योरम और डाइवर्जेंस थ्योरम, जो कि ग्रीन्स थ्योरम की ज़रा एक्सटेंशन है या उनके उसका एक मॉडिफाइड फॉर्म है। तो ग्रीन थ्योरम हमने पिछले 4 सेशंस में हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था, और लास्ट सेशन में हमने सरफेस इंटीग्रल डिस्कस किया था, सरफेस एरिया और सरफेस इंटीग्रल। तो ये इस चैप्टर के बस लास्ट टॉपिक है, स्टोक्स थ्योरम है, और इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे इसको समझने के लिए। और फिर आगे इंशाल्लाह डाइवर्जेंस या और यूनिफाइड थ्योरम है। एंड पे बस इन सारे थ्योरम्स का जो चैप्टर नंबर 16 है इसका खुलासा डिस्कस करेंगे। फिर इंशाल्लाह आज कोर्स वाइंड अप हो जाएगा। तो आप लोगों का वो जो असाइनमेंट 3 जो मैंने प्रेजेंटेशन के लिए दिया था कि उसको प्रेजेंट भी करना है, तो वो अभी आप सबमिट करा सकते हैं पोर्टल के ऊपर, एलएमएस के ऊपर। वो मैंने वहाँ लिंक क्रिएट कर दिया असाइनमेंट 3 का। तो आपके पास एक ये जो इस वीक में है ना, इसको फ्राइडे से पहले वहाँ सबमिट करा था। आप लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व तो किया हुआ है ना जो क्वेश्चंस है, तो वो वहाँ अपलोड कर दे। और फिर इंशाल्लाह मंडे को फिर मैं कुछ स्लॉट बता दूंगा, आधे घंटे का एक क्विज होगा। तो आप लोगों के 3 क्विज, 3 असाइनमेंट्स और 2 प्रेजेंटेशंस हो जाएंगी। इसी के बेस के ऊपर आपके 30 मार्क्स लगेंगे, जो इंटरनल मार्क्स है। सर जी जी। सर ये जो अभी हमने प्रेजेंट की थी असाइनमेंट वो कहाँ पे अपलोड करनी है? वो एलएमएस के ऊपर, एलएमएस के ऊपर अभी। वहाँ मैंने, हाँ वहाँ भी ऑप्शन है ना, तो मैंने वहाँ लिंक क्रिएट कर दिया ओके सर। असाइनमेंट 3 का। तो अपने अपने असाइनमेंट जो आपके क्वेश्चंस थे वो अपलोड कर दें। बाकी ओके सर। पहले भी बताया, अब भी बता रहा हूँ, ये जो 30 मार्क्स है ना, ये सारे बेस कर रहे हैं इन 2 प्रेजेंटेशंस के ऊपर। मेरे पास डेटा है और मैंने शेयर भी किया हुआ है, प्लस जो आप लोगों की ऑनलाइन अटेंडेंस है इसके ऊपर। तो इस पे नाराज नहीं होना, ये गेम ज़रा फेयर खेलेंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रेगुलर क्लासेस ली है, बावजूद इसके कि मुझे पता है कि उनके क्या क्या, वो कुछ बीमार भी है, अभी भी कुछ लोग ऑनलाइन है जो इंतहाई सख्त बीमार भी है, और भी इश्यूज है, लेकिन एनी हाउ क्लासेस उन्होंने रेगुलर ली है। ठीक है। सर, जिसकी प्रेजेंटेशन रहती है। बस अभी मैं एंड पे आप लोगों को 15-20 मिनट्स दूंगा, तो 5-5 मिनट के अंदर ही प्रेजेंट करना है। एक ही क्वेश्चन है ना, तो उस पे तो 2-3 मिनट लगेंगे। सबसे सर, पहले स्टार्ट में ले लेंगे प्रेजेंटेशन, फिर स्टार्ट सुकून में से नहीं ये कहते हैं बचे, कि स्टार्ट में नहीं, आपकी मर्जी नहीं चलेगी ना। स्टार्ट में अभी आप लेके फिर भाग जाओगे ना। दूसरा ये कि हमने ये कोर्स पढ़ना है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। अब प्रेजेंटेशन के लिए तो हमने 4 सेशन ऑलरेडी कंडक्ट कराए ना, तो पहले पढ़ते हैं, फिर मैं आपको दूसरे सेशन के एंड में आपको बता दूंगा, फिर उसे जो भी जिसका रेडी है वो प्रेजेंट कर दे। टॉपिक की तरफ आते हैं, क्योंकि 40 मिनट का सेशन होता है, फिर खत्म हो जाता है। स्टोक्स थ्योरम, अब ये बात है उनको समझ आएगी जिन्होंने ग्रीन्स थ्योरम के जो लेक्चर्स है ना वो अटेंड किए थे। जिन्होंने नहीं किया उसको थोड़ा सा मैं जरा ओवरव्यू बता दूं। ग्रीन्स थ्योरम में हमने दो चीजें डिस्कस की हुई थी। एक तो ये किसी सर्टन पॉइंट से आपके पास फ्लक्स कितना निकल रहा है, दो फॉर्म्स थे ग्रीन्स थ्योरम के। ठीक है। एक ये था ना कि कोई पॉइंट हो स्पेस में, प्लेन के अंदर, ठीक है, उससे कितना फ्लक्स आउट हो रहा है या इन हो रहा है, ये जब आप फाइंड करते हैं। या कोई क्लोज रीजन है, ठीक है, कोई क्लोज रीजन है, तो उस क्लोज रीजन में कितना उससे कितना फ्लक्स जो है ना वो बाहर जा रहा है। इस ऑपरेशन को या उसे हम कैसे फाइंड करते हैं, वो प्रूफ कराया था कि इक्वेशन कैसे निकलती है। दिस वन यहाँ से हमने प्रूफ कराया था, यहाँ से। ठीक है। इस क्लोज रीजन के अंदर कोई वेक्टर फील्ड है, कोई फील्ड है, ठीक है, और आपके पास आप ये फाइंड करना चाह रहे हैं कि इस रेक्टेंगुलर एरिया से कितना फ्लक्स निकल रहा है। इसे फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। वो फ्लक्स डेंसिटी हमने पर यूनिट या पर डेट एरिया, रेक्टेंगुलर एरिया, वो आपके पास इसकी इक्वल है, इसे फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। दूसरा हमने ये फाइंड किया था कि अगर कोई इस तरह क्लोज रीजन है और उसमें वो जो फील्ड है ना वो ऐसे सर्कुलेट कर रहा है, तो सर्कुलेशन डेंसिटी किसकी इक्वल होगी, तो वो हमने ये कैलकुलेट की हुई थी। ठीक है। अब फिर आगे जाके ना इसको जरा हमने जनरलाइज कर दिया कि अगर
आपने फिर किसी भी क्लोज रीजन के में आपने ये फाइंड करना है कि उससे फ्लक्स कितना निकल रहा है या उसमें सर्कुलेशन उसकी सर्कुलेशन डेंसिटी कितनी है। तो बस अगर वो आपने फाइंड करना है फ्लक्स कितना इन या आउट हो रहा है, फ्लो इन या आउट, तो आप जस्ट ये डाइवर्जेंस ले लें और उस रीजन को अपना क्या कर लें, वो डबल इंटीग्रेट लेंगे ओवर दैट पर्टिकुलर रीजन। ठीक है। सिमिलरली अगर आपने वो सर्कुलेशन फाइंड करनी है पर यूनिट एरिया पर दैट पर्टिकुलर रीजन, तो आप ये कर ले, ये कर्ल ऑपरेशन है, दिस इज फॉर टू डायमेंशन। आई जे कंपोनेंट्स में वेक्टर फील्ड में मौजूद होगा, के नहीं होगा, उसका आप फिर क्या ले, ये डबल इंटीग्रल है। इसके ऊपर हमने ये सारे प्रॉब्लम डिटेल से डिस्कस किए थे। आज जो स्टोक्स थ्योरम हम पढ़ेंगे और डाइवर्जेंस थ्योरम हम पढ़ेंगे, उसमें जस्ट ये ना कि उसमें ये फर्क है, उसमें सिर्फ दो कंपोनेंट्स, इसमें तीसरा आ जाएगा। अब स्पेस की बात होगी। ठीक है। ये सारी कहानी जो मैंने आपको बता दी, ये यहाँ से यहाँ तक ये यही डिस्कस की गई है कि हमने जो ग्रीन्स थ्योरम डिस्कस किया था उसमें आपके पास जो वेक्टर फील्ड था, तो हम ये दोनों आपके पास स्केलर क्वांटिटीज आ रहे थे, चाहे वो सर्कुलेशन है चाहे या ये डाइवर्जेंस फील्ड है। ठीक है। दोनों स्केलर क्वांटिटी रिटर्न हो रहे थे। ये जो आप ये सॉल्व करेंगे इससे भी कोई स्केलर क्वांटिटी निकलेगी, या दूसरा डाइवर्जेंस का था वो भी आप करेंगे तो उससे भी वही निकलेगी। अब जो स्टोक्स थ्योरम है, ये जो ग्रीन्स थ्योरम का सेकंड पार्ट था, कर्ल सर्कुलेशन डेंसिटी, मैं CIR लिख दूंगा और डेंसिटी लिख दूंगा। ठीक है, DN, सर्कुलेशन डेंसिटी जिसको हम कर्ल कहते हैं। तो उसका अब हम एक किस्म का तीन, अब हमारे पास फील्ड क्या है, आपके पास में तीसरा कंपोनेंट आ गया, ये जो क्या है। ठीक है। तो किसी मतलब स्पेस के अंदर आप किसी पर्टिकुलर रीजन में सर्कुलेशन फाइंड करना चाहेंगे, तो वो ये इसके बारे में स्टोक्स नहीं है आइडिया। तो बस स्टोक्स क्या है, उसी ग्रीन्स थ्योरम का जरा एक्सटेंडेड वर्जन है, इसमें 3 डायमेंशन आ जाते हैं। अब बेसिकली वो क्या है, आपके पास ये ऑपरेटर आप लोगों ने देखा, इस ऑपरेटर का नाम क्या है? सर ग्रेडियंट है। बड़े डेल, डेल ऑपरेटर है। ठीक है। हेलो। ये एफ है वेक्टर, कोई भी वेक्टर फील्ड है। ठीक है। तो कर्ल एफ क्या होता है, कर्ल एफ मींस कि इस डेल ऑपरेटर का आप क्या करते हो, क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो इसके साथ। क्योंकि अब आप क्या कर रहे हो, देखे ना, ये डेल तो रेट ऑफ चेंज निकालते हैं, वो अब आप किसी के साथ भी करो, चाहे स्केलर फील्ड के साथ मल्टीप्लाई करो या वेक्टर फील्ड के साथ। डेल ऑपरेटर बेसिकली क्या, इसके अंदर आप क्या रख रहे हो, ये देखे ना पार्शियल डेरिवेटिव है, तो पार्शियल डेरिवेटिव आपको क्या निकाल के देते हैं, रेट ऑफ चेंज निकालते हैं ना। अब हम क्या रेट ऑफ चेंज निकाले, हम ये रेट ऑफ चेंज निकाले कि भाई ये किस रफ्तार से या किस तरीके से इसमें जो है ना वो इसकी सर्कुलेशन किस वो कौन से फिनोमिना को वो जो है ना वो फॉलो कर रही है, या सर्कुलेशन डेंसिटी ये किस तरीके से रोटेट हो रहा है, कोई फील्ड है, वेक्टर फील्ड है, वो किस हिसाब से ऐसे रोटेट हो रहा है, काउंटर क्लॉकवाइज हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है या क्लॉकवाइज हो रहा है। ठीक है। तो अब आपके पास, अब देखें ना, जब किसी चीज के अंदर रोटेशन इन्वॉल्व होते हैं या वेक्टर आपके पास रोटेट कर रहा है, वहां क्या इन्वॉल्व होगा, ये कौन सा प्रोडक्ट है, दो किस्म के प्रोडक्ट होते हैं, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है। तो अब देखिए जो डाइवर्जेंस है ना, डाइवर्जेंस में इसी का हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं फील्ड के साथ। आगे हम पढ़ेंगे दोबारा, पहले भी पढ़ा हुआ है और आपने पिछले लेक्चर्स में भी नोट किया होगा। इसका हम क्या लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, बिकॉज इसमें जो फील्ड है ना डाइवर्जेंस में, आप इनफ्लो या आउटफ्लो फाइंड कर रहे होते, तो वो जो फील्ड है ना वैसे स्ट्रेट सेट किसी पॉइंट से आप ये देखना चाह रहे हैं कि वो आउट हो रहा है या इन हो रहा है, उसमें रोटेशन नहीं होती, इसलिए वहां डॉट प्रोडक्ट इन्वॉल्व होते हैं। या आप ये फाइंड कर रहे हैं कि किसी पॉइंट के अराउंड जो है ना वो फील्ड कितना रोटेट कर रहा है, तो रोटेशन है, तो आपने क्या करना है, इस डेल ऑपरेटर का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है उस फील्ड के साथ। अब आप स्पेस में कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उस फील्ड का आपके पास ये तीसरा कंपोनेंट आ जाएगा। पहले हम ग्रीन्स थ्योरम में इसको यहाँ तक डिस्कस कर रहे थे कि इसके 2 डायमेंशन था, आई और जे था, अब ये भी आ गया। तो हमें पता है कि हमने क्रॉस प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करना है। एक आपके पास ये वेक्टर है जो डेल ऑपरेटर है, ठीक है, दूसरा आपके पास ये वेक्टर फील्ड है, ये बात समझ रहे हैं। तो किसी भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे लेते थे, मैं दोबारा हाईलाइट करा दूं, एक वेक्टर ये है और एक ये मतलब वेक्टर फील्ड है, और ये आपके पास डेल ऑपरेटर भी एक वेक्टर है। ठीक है। तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या, जी डिटरमिनेंट के थ्रू लेते हैं सर। हाँ, वो डिटर्मिनेंट के थ्रू लेते हैं। तो बजाय यहाँ लिखने के, आपको आइडिया है तो वो मैं अगले स्लाइड में आपको दिखा रहे तो हम क्या करते हैं, वो ऊपर IJK लिख देते हैं। ठीक है, ये आप लिखा हुआ है, और जो आपने डेल क्रॉस एफ लिखा हुआ है ना, तो ये डेल वो पहला वेक्टर है हमारा, तो इसके जो आपके पास कंपोनेंट है ना सबसे पहले वो लिखने हैं, डेल एक्स, डेल वाई, डेल जेड। ठीक है। फिर एफ है, एफ के कंपोनेंट लिखने हैं, तो एफ के कंपोनेंट आप देखिए एक एम है, एक एन है और पी है, तो वो लिखने हैं। और फिर इसको मतलब मैट्रिक्स फॉर्म में लिख इनका डिटर्मिनेंट लेना है।
तो विद रिस्पेक्ट टू आई अगर हम इसको वो करें, ये हमने क्रॉस प्रोडक्ट में डिटेल से किया, जस्ट एक समझा रहा हूँ। जब इसको आप विद रिस्पेक्ट टू दिस रो एलिमिनेट करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो ये और ये जो है ना, ये रो और ये रो खत्म हो जाती है, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे इसके साथ, ठीक है। तो दिस इंटू दिस, ये डेल पी और डेल वाई हो जाएगा, माइनस फार्मूले वाला, और दिस इंटू दिस। फिर सिमिलरली आई का करेंगे तो आपको पता है इसके ऊपर प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये फिर प्लस होता है, ठीक है। तो ये पहला वैसे प्लस हो गया, अगला सब आप प्लस देख रहे हैं, लेकिन पता है क्या होता है हमारे पास ये अंदर वाला चेंज, हाँ अगर अंदर आप के बाय जो प्लस ले लेंगे तो आप अंदर उनको अंदर वो चेंज इंटरचेंज करते हैं। करेंगे, हाँ इंटरचेंज करेंगे, ठीक है। वैसे ये इधर ये वैसे भी सर इंटरचेंज दोनों का सेम आंसर आता है, अगर आप बाहर माइनस करने देना और अंदर वही हाँ सीक्वेंस करने हैं तब भी सेम आंसर आता है। सेम आंसर आता है। तो बहरहाल ये कर्ल ऑपरेशन है, इसे क्या कहते हैं, कर्ल ऑपरेशन कहते हैं। अब आपने एक सर्टन रीजन जो आपको डिफाइन हो कि वो रीजन आपके पास उसके ये बाउंड्रीज है, ठीक है, और ये स्पेस में है, और वो आपने करना है। ये तो आपको यूनिट सर्कुलेशन निकाल के दे रहे हैं ना, सर्कुलेशन पर यूनिट एरिया स्पेस के अंदर। अब अगर एक कोई सर्टन रीजन है जिसके हमें ये बाउंड्रीज गिवन है कि वो ऐसे रोटेट करो, ये जो मैं बना रहा हूँ प्लेन में नहीं है, ये स्पेस में है, ठीक है। तो उसमें आपने जब फाइंड करना है तो यही कर्ल ऑपरेशन हम करेंगे, और उसका क्या लेंगे, क्योंकि वो सरफेस है ना, सरफेस ही होगा, तो आपके पास उसका हम क्या लेंगे, डबल इंटीग्रल लेंगे। क्या लेंगे, डबल इंटीग्रल लेंगे। और वो डबल, इस ऑपरेशन को हम क्या कहते हैं, इसे यही जो आइडिया, ये स्टोक्स थ्योरम कहते हैं। आगे ये स्टोक्स थ्योरम है, देखें यहाँ तक कर्ल ऑपरेशन हो गया, और फिर इसका आप क्या ले रहे हो, सरफेस इंटीग्रल है, मतलब डबल इंटीग्रल लोगे, तो ये आपके पास क्या है, वो स्टोक्स थ्योरम है, ठीक है। उससे पहले ये अगेन एक कर्ल की जो बात हुई ना इस मैट्रिक्स की, तो इस पे हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जरा आपको आइडिया हो जाए। देखिए ना, ये वेक्टर फील्ड गिवन है, और आपको कहा जा रहा है कि सर्कुलेशन फाइंड कर दे, इसकी कर्ल सर्कुलेशन पर यूनिट एरिया। तो उसे वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, ये देखिए एम है ना, ये आपके पास एन है, और ये आपके पास क्या है, पी है। तो ये एम है, ये एन है, ये पी है। आप इसे वो करेंगे जी, कोई बताए, एक्सप्लेन करें ये कैसे हो रहा है। सर ये डिटरमिनेंट ले रहे हैं सर, सर ये ये सबसे पहले बताए ना सर ये कि वो सर जब आप आई को सॉल्व करेंगे तो सर वो आई के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों वैनिश हो जाएंगे, और सर डेल्टा ओवर डेल्टा वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर के साथ, जी दरम्यान माइनस आ जाएगा, और डेल्टा ओवर डेल्टा जेड मल्टीप्लाई हो जाएगा 4z के साथ। तो ये आई के कोऑर्डिनेट्स हो गए। फिर आप जे के लिए जब करेंगे तो जे के वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों वैनिश हो जाएंगे, और ठीक पीछे बचेगा डेल्टा ओवर डेल्टा एक्स, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर के साथ, और माइनस आ जाएगा बीच में फॉर्मूले का, और उसके साथ फिर सर डेल्टा ओवर डेल्टा जेड मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई के साथ। फिर सर इसी तरह के के लिए करेंगे, के के लिए जब करेंगे तो उसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो हो जाएंगे, यानी वैनिश हो जाएंगे, और पीछे बचेगा सर डेल्टा ओवर डेल्टा एक्स को मल्टीप्लाई हो जाएगा 4z के साथ, और दरम्यान माइनस का साइन आ जाएगा, फिर डेल्टा ओवर डेल्टा वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई के साथ। फिर हम इसको सॉल्व कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू उनके जो डिफरेंशियल अब के ये वैल्यूज हैं मैं जिससे उसके पूछता हूँ ना वो अकॉर्डिंग बताए, करेंगे। सबर करे, सबर सबर। अब मैं जिससे पूछता हूँ ना, सिकंदर अली है। जी जी सर। हाँ जी, इसमें ये बता सकते हैं ये वाला, इसका आंसर क्या आएगा, इसको पार्शियल डिराइवेट कर रहे विद रिस्पेक्ट टू जेड। पार्शियल डिराइवेट कर रहे विद रिस्पेक्ट टू जेड, क्या आंसर आएगा, नीचे लिखा हुआ भी है। 0+1। जीरो आएगा, क्योंकि एक्स का भी जीरो आएगा, वाई का भी जीरो आएगा, और इस एक्स स्क्वायर का क्या आएगा, वो 2x आएगा, ठीक है। तो 2x माइनस जीरो, बाकी जो ऑपरेशन है वो तो आप पार्शियल डेरिवेटिव ही लेने हैं तो आपके इस तरह लेंगे, ठीक है। ये बाकी कर सकते हो ना, ये आपके पास इसने असद ने एक्सप्लेन कर दिया, आपके पास ये देखिए एक वेक्टर आ गया। तो हमें पता है कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता है, कोई भी दो वेक्टर हो, ए क्रॉस बी हो, या ये डेल इस केस में वेक्टर है, तो इन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। क्लियर है, तो ये एक वेक्टर जी क्वांटिटी आ सर। गई, मतलब इसकी सर्कुलेशन इस डायरेक्शन, ये एक्चुअली वो नॉर्मल हमें पॉइंट कर रहा है कि उस डायरेक्शन में होगा। आगे जाके इसको फर्दर भी डिस्कस करते हैं, एज यू विल सी। तो ये फॉर इंस्टेंस, ठीक है, जो ग्रेडियंट था ये डेल ऑपरेटर, जब आप इसी डेल ऑपरेटर, ये वही ग्रेडियंट वाली बात जरा रिपीट की गई, अगर आपके पास ये स्केलर फील्ड हो, स्केलर फंक्शन हो, और इसी के ऊपर आप डेल अप्लाई करते, तो वो स्केलर फील्ड से जो आपके पास है ना, वो
जो आंसर रिटर्न करते हैं वो एक वेक्टर क्वांटिटी निकालती है। वेक्टर हम वेक्टर पूरे, रहता था। हाँ, क्योंकि इसको पूरे को हम पार्शियल डिराइवेट करते विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसके साथ आई लगाते हैं, फिर विद रिस्पेक्ट टू आई करते उसको जे निकालते हैं। तो हमें ये क्या करते हैं, वो स्केलर फील्ड के ना हमें किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसमें जो रेट ऑफ चेंज है ना वो निकाल के देते हैं। और ये जो पर्टिकुलर डायरेक्शन की जब बात हो गई तो ये ग्रेडियंट इसे हम कहते हैं, ठीक है। और डायरेक्शन आ गया तो वो आपके पास वेक्टर क्वांटिटी जो है ना वो रिटर्न होगा। बहरहाल ये हम ऑलरेडी कई दफा कर चुके हैं। तो अब इसी आइडिया को जरा, यही स्टोक्स थ्योरम है कि अगर आप द सर्कुलेशन ऑफ अ वेक्टर फील्ड, ये स्पेस में आपके पास 3 डायमेंशन में कोई भी फील्ड हो अराउंड अ बाउंड्री, ठीक है, बाउंड्री सी हो, एन ओरिएंटेड सरफेस हो इन द डायरेक्शन काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब कोई एंटी क्लॉकवाइज इस तरह सर्कुलेशन हो सरफेस और ये हमें गिवन हो, ठीक है। तो आपने विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस नॉर्मल, वो आपके पास किसके इक्वल होता है, वो आपके पास इक्वल है आपने उसका जो है ना जो नॉर्मल है, इस सरफेस का जो नॉर्मल बन रहा है, ठीक है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस एन से, उसको आपने इंटीग्रेट करना है ओवर दैट सरफेस एस और मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, कर्ल ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड। मतलब आपने उस कर्ल लेना है उस फील्ड का जो, और कर्ल कैसे लेंगे ये ऑपरेशन होगा, इस स्लाइड में ये डिस्कस होगा। सर उससे आंसर जो आ जाए, कल 0 आ गया था, जी, कल 0 आ गया तो बस वो जीरो, पर सर आंसर ये 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा। कि उसका मतलब ये कि उसमें से उस पॉइंट के अंदर सर्कुलेशन है ही नहीं। हाँ, ठीक है, उसको उसके नॉर्मल के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है। एक्चुअली सर, जी जी सर मैंने वो एक जगह पढ़ा है कि अगर कर्ल एफ 0 आ जाए तो फील्ड फिर कंजर्वेटिव होती है। फील्ड कंजर्वेटिव होगी। और ये थोड़ा सा एक प्रूफ है जो कि लास्ट लेक्चर से रिलेटेड ही था, वो मैंने नहीं उसमें ऐड कर दिया, लेकिन कर्व 0 आते तो फील्ड कंजर्वेटिव होती है। ओके ओके सर, ठीक है। थैंक यू। और ये जो पिछला चैप्टर था उसके एंड में है एक छोटा सा प्रूफ। बहरहाल वो ऐसी चीजें थे कि वो एक टाइप की रीडिंग असाइनमेंट थी, तो आप लोग मैंने कहा खुद देख ले। बहरहाल ये स्टोक्स थ्योरम समझ गए कि एक तो ये ना कि अगर आपने ये फाइंड करना है इसका राइट लेफ्ट हैंड साइड, ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस किधर किया, एक सेकंड, हाँ जी, इसका जो लेफ्ट साइड है ये क्या कह रहा है, उस फील्ड का आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है ना उस डिफरेंशियल लेंस के साथ, और फिर उसे क्या करना है, लाइन इंटीग्रेट करना है। अब जितने साइड होंगे उतनी दफा हमने वो डॉट प्रोडक्ट लेके फिर उसको वो करना है। और दूसरा साइड क्या कह रहा है कि आप ये कर लो और फिर उसका सरफेस इंटीग्रल लो उस रीजन का सरफेस का, तो ये आपके पास वो वैल्यू निकल आएगी। अब जरा इसको थोड़ा सा प्रूव करते हैं, ठीक है। वेरीफाइंग स्टोक्स थ्योरम मैंने पिछले सेशन में भी बताया था, अभी भी बताया, अगर आपको क्वेश्चन ऐसे आ जाए ना कि वेरीफाई कर ले इस फ्लैट थ्योरम को, तो उसका मतलब ये होता है कि लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व करना है और राइट हैंड सॉल्व भी करना है, दोनों से आंसर सेम आना चाहिए। इसके लिए पाई आंसर आता है तो इससे भी पाई आएगा। अगर वेरिफिकेशन की बात आती है तो फिर आपने, अगर वेरीफाई का नहीं पूछा गया, आपको जस्ट कहा गया कि भाई ये फाइंड कर दे, सर्कुलेशन फाइंड कर दे, तो आपकी मर्जी, आपने कौन सा फार्मूला यूज करना है, ये करना है या दूसरा करना है, कर लो वाला, फिर आपकी मर्जी। लेकिन अगर वेरीफाई का आ जाए तो फिर आपने ये करना है कि इसकी इस साइड से भी -18 आंसर आ गया, 18 पाए, दूसरे साइड से भी ये आंसर आ गया, ठीक है। तो वेरिफिकेशन का मतलब यही होता है कि उसे प्रूफ करना। जी, कोई बता सकता है इसमें जो सिनारियो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये कई दफा हो चुका है। ये क्या नजर आ रहा है, ये इक्वेशन किस चीज की है, सर सिलेंडर की है। ओए शाबाश है, बोले। हेमिस्फीयर सर, हेमिस्फीयर। ये हेमिस्फीयर है, बिल्कुल हेमिस्फीयर है, बिकॉज वैसे स्पेयर होता ना अगर जेड के ऊपर ये कंडीशन ना होती, ठीक है। और उसका मतलब ऐसे स्पेयर होता, बाल होता जिसका आपके पास रेडियस क्या होता, वो 3, ये ए स्क्वायर है ना, तो 3 स्क्वायर, ठीक है। अब जेड के ऊपर ये कंडीशन है तो हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर मींस के जिस तरह कैप कल में एग्जांपल दी थी, ये टोपी जो हम पहनते हैं नमाज के लिए, ठीक है। इट्स बाउंड्री सर्कल जो है ना वो आपके पास ये है, ये जो इसका ये जो बाउंड्री सर्कल है, ये नीचे वाली इसकी बात हो रही है, वो x² + y² = 9 है। और जो फील्ड है वो आपके पास अब ये 2 डायमेंशन एक्चुअली गिवन है, y और xj है। अब कैलकुलेट क्या करना है, और आपने वेरीफाई करना है स्टोक्स थ्योरम को। अब स्टोक्स थ्योरम का लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है कि F.dr है ना, तो F तो आपके पास ये गिवन है, dr क्या चीज है, dr आपके पास, dr क्या चीज है,
ये जो नीचे सर्कल है ना, इसका पूरा डिफरेंशियल लेंथ, तो वो क्या बन रहा है, सर्कल ही है ना, तो सर्कल को हम पैरामीटराइज कर सकते हैं। रेडियस को सर वो किया हुआ है ना, डिफरेंशिएट किया हुआ है, तो बिल्कुल ठीक है सर। रेडियस को आप करेंगे तो नीचे जो आपका सरकमफ्रेंस बनेगा तो सर वो आपका फिर ये डी आर होगा। हाँ, ये जो नीचे आपके पास सर्कल बन रहा है डी आर है, यस। इसी में हमने ये सर्कुलेशन फाइंड करनी है ना। जी जी ठीक है, हमें गिवन है कि जो सी है ना वो ये है हेमिस्फीयर, तो ये पूरा इस पूरे अपर, उसके बाद नहीं नीचे जो इसका ये बन रहा है ये रीजन, इसमें आपके पास सर्कुलेशन कितनी होगी। ठीक है, और उसकी इक्वेशन ये बन रही है। तो अगेन इसमें एफ तो हमें पता है, लेकिन आपके पास जो डी आर है ना, ये भी आपके पास सर्कल, उसकी इक्वेशन ये गिवन है। अब इसको आप एक्स की फॉर्म में करेंगे ना तो काफी कॉम्प्लिकेट होगा, बिकॉज ये जो इंटीग्रल है इसके 6 5 6 फॉर्म हमने डिस्कस किए। लाइन इंटीग्रल ये ना ऑफ अ क्लोज पाथ, ये लाइन इंटीग्रल ऑफ अ क्लोज पाथ है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इसको पैरामीटराइज करना है। मतलब एक पैरामीट्रिक पैरामीटराइज का मतलब ये होता है कि मल्टी वेरिएबल फंक्शन को हम एक वेरिएबल के अंदर पैरामीटराइज कर देते हैं। ये एक्स वाई है, ये फंक्शन भी आप देखिए एक्स और वाई की फॉर्म में। अब इन सब को हम एक टी या आर में लेके आएंगे, टी या आर में लेके आएंगे, तो मर्जी है ना। अब आर आप दे तो याद है, अब चूंकि यहाँ जरा सर्कुलेशन में इन्होंने वो टी के बजाय थीटा की फॉर्म में ले आए। वेरिएबल का नाम है जो भी आप रख दो, इससे पहले हम टी नाम रख रहे थे, अभी आप थीटा देख रहे थे ना, किसी घबरा जाओगे भाई थीटा कहाँ से आ गया। तो मर्जी आप जो भी नाम लिख रहे थे वेरिएबल का। ठीक है भाई, समझ रहे हैं ये बात? यस सर। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आगे मुझे कोई समझा दे ये डी थीटा कैसे लिखा हुआ है। ये मोर देन 50 टाइम हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। ये इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन है, जस्ट ये बता रहे कैसे आया। जिसने बता दिया मैं नाम लिख रहा हूँ, मार्क्स भी मैं लगा रहा हूँ। आप लोग देखो कि इस बार मार्क्स में काफी बड़ा डिफरेंस होगा। परेशान नहीं होना, आगे समर भी आ रहा है और उसमें मैं नहीं पढ़ा रहा, कोई और पढ़ा रहा है, तो इंशाल्लाह फिर आप अच्छे अच्छे मार्क्स भी लोगे। भाई ये तो बता दो ना, आगे चले, मेरा हाथ थक जाता है माउस पे लिख लिख के। सर जी, सर बेसिकली हमने हमारे पास आर थीटा गिवन था, उसको आर हमने विद थीटा नहीं रिस्पेक्ट टू गिवन डी है। थीटा। नहीं, सर ये आर आर थीटा है ना ऊपर गिवन, देखें पैरामीटराइज किया ना हमने। कैसे किया वो मैं पूछ रहा हूँ। यूजिंग पैरामीटराइजेशन दिस, तो ये कहाँ से आ गया? हम ऐसी खुद से कोई इक्वेशन लेंगे। ये जो सर्कल है ना, ये यूनिट सर्कल है या इसका रेडियस कितना है? सर इसका रेडियस 3 है सर, 3। थ्री है वेरी सर। गुड, ये 3 हो ओके गया। ओके सर, ठीक 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 ठीक। अब ये समझ वो गए, डिमॉर्फिस थ्योरम से आता है सर। तो तो x इज ये इक्वल टू, आर से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर और यूनिट सर्कल है तो x आपके पास पैरामीटराइज होता है, x cos ऑफ t होता है। तो अब इसका यस रेडियस सर। कितना है? 3 3। है सर। सर नाइन थ्री है तो वो तो ये थ्री पीछे मल्टीप्लाई हो जाएगा थ्री कॉस। cos थीटा हो और जाएगा, साइन और और y हो जाएगा साइन पे। y इज यस सर। इक्वल टू 3 sin। बस मेरा ये साइन। आपसे ये क्वेश्चन था जो मैंने खुद ही आंसर कर दिया। मैं टी इसलिए लिख रहा हूँ, प्रीवियस मेरा वो आदत बन गया। वैसे थीटा आप जो भी इसने वेरिएबल थीटा लिया हुआ है, आप टी भी ले सकते हैं वट एवर। फिर इसको ना डी वही करना है जो भी आप वेरिएबल नाम दोगे। अच्छा, अगला क्या है, और इसके जो टी पे गया थीटा भी कंडीशन लेके वो 0 से लेकर 2 पाई तक। यहाँ तक किसी को कोई शक, कोई मसला नहीं है। अब अगला क्या है, ये तो नहीं सिंपल सर। आर थीटा आ गया ना, यहाँ हमें क्या चाहिए, डी आर चाहिए। तो इसको हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, जिस तरह हम पहले विद रिस्पेक्ट टू टी करते थे ना, वहां वेरिएबल टी था। तो डी आर बाई डी थीटा करना है, तो इसका आप डेरिवेटिव लोगे तो ये अपनी जगह साइन का डेरिवेटिव माइनस कॉस का माइनस साइन होता है ना, और डी थीटा यहाँ से जो डिनोमिनेटर में था वो इधर प्रोडक्ट में आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली साइन का कॉस आ जाएगा, 3 अपनी जगह, डी थीटा यहाँ आ जाएगा। ये भाई डी आर की वैल्यू आ गई, एक काम तो हो गया। दूसरा क्या काम है, अब इसको आप इस तरह फॉर्म में करोगे तो मसला होगा, क्योंकि ये एक्स है ये थीटा है, तो इसको भी थीटा के फॉर्म में लिख दे। तो हमने अभी ऊपर लिख दिया कि y इक्वल है साइन थीटा के और 3 साइन थीटा के, और x इक्वल है 3 कॉस थीटा के। तो f को भी आपने वही वैल्यू थीटा के फॉर्म में ले आए हो गया काम। f डॉट डी आर का मतलब क्या, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो आई आई के साथ होगा, जे जे के साथ होगा, तो 3 इंटू 3 वो 9 हो जाएगा, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर हो जाएगा, डी थीटा अपनी जगह, 3 इन 3 9 कॉस स्क्वायर हो जाएगा डी थीटा। इसमें अगर हम ना कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर कॉमन ले माइनस के साथ,
1 आ जाएगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये 9 और जो है ना 9 डी थीटा ये बच जाएगा। कितना इजी हो गया। तो दिखने में ये चीज बड़ी खतरनाक लगता है कि भाई ये इस क्लोज सरफेस का, ये ऐसे क्लोज सरफेस है जो कि हेमिस्फीयर का लोअर जो पोर्शन है, इसमें हमने वो फाइंड करना है, ये सर सर्कुलेशन। आपने अच्छा सजाया सर, ठीक है, अच्छा और ये सजाया सर आपने। हाँ जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो फिर अच्छा जी, फिर एफ डॉट डी आर ये हो जाएगा। अच्छा, थीटा के ऊपर ये कंडीशन है, लिमिट्स उसके 0 से 2 पाई तक, आगे तो सिंपल इंटीग्रेशन है, कर सकते हो। ये कुछ गूंगे बहरे हैं, अगर ये एक दफा भी बोल लेना इनके मैं मार्क्स लगा लूंगा। ये कुछ गूंगे बहरे उनको पता है जिनका मैं बोल रहा हूँ। शर्म से अब मैं नाम भी नहीं ले सकता, वो रिप्लाई नहीं देते तो मुझे उल्टा शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। अच्छा जी, -18 पाई। अब ये दूसरा भाई खुद समझा ले, दूसरा इंटीग्रल का हमने देखे ना राइट हैंड साइड, पहले कर्ल ऑपरेशन लेना है, फिर उसके नॉर्मल के साथ उसका हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, अब इसका नॉर्मल क्या बनेगा, मुझे कोई वो बता दे। हाँ, नॉर्मल कैसे सर निकालते हैं। नॉर्मल हाँ जी। परपेंडिकुलर। सर नॉर्मल बेसिकली जो हमारे पास वेक्टर गिवन होता है ना, तो हाँ वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड होता है उस वेक्टर का। बिल्कुल। तो हम पहले तो वेक्टर लेंगे और अपॉन हम डिवाइड करा देंगे उसके मैग्नीट्यूड के साथ, तो हमारे ठीक, पास ये नॉर्मल के इक्वल आ जाएगा। ठीक हो गया, वेरी गुड। तो अब ये जो वेक्टर इन्होंने लिया हुआ है, ये नॉर्मल आप देख रहे कैसे फाइंड कर रहे हैं, वेक्टर ये लिया हुआ है सर और वेक्टर उसके डिवाइड उसके मैग्नीट्यूड लेके है। एट्स मैग्नीट्यूड लिया हुआ उसके है। मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया हुआ है। तो ये कैसे है, कहाँ से आ गया। आउटर यूनिट सर सर्कल बैक साथ कीजिएगा में लिखा पिछली हुआ है। स्लाइड। हाँ, जी जी जी, सही सही है सही है, ठीक है सर। आउटर यूनिट सर्कल का मतलब क्या है। तो वो एक्स और वाई और जेड की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो वो ऑब्वियसली 3 के इक्वल आ जाएगा वो, मतलब हाँ, ये तो इसमें 1 का 3 स्क्वायर पुट कर करेंगे, दिया ना अंडर ये। रूट 3 आएगा ना सर, ये तो नहीं। अंडर, देखिए ना वो आपके पास इक्वल होता है कोई भी जो आप फाइंड करते हैं ना यूनिट वेक्टर, वो वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड होता है। यस सर। यस सर। ठीक है, अब वेक्टर ये है और इसका मैग्नीट्यूड ये है, मतलब जी इसको सर। स्क्वायर कर, इसको स्क्वायर कर, इसका और इसका अंडर रूट ले ले, और ये आपके पास यहाँ से इक्वल है, इसको आप लेंगे ना तो ये 3 स्क्वायर हम लिख सकते हैं ना। 9। ठीक है, यस सर। तो इसका आप दोनों साइड का अंडर रूट लेंगे ये, तो ये आपके पास इक्वल टू 3 हो जाएगा ना। तो ये जो पूरा टर्म है ठीक है विद सर, अंडर ठीक है, रूट वो वो आपके 3 पास स्क्वायर आ 3 गया हो और वो फिर गया। हाँ, ये तो 3 3 पुट कैंसिल कर। आउट हो गया। हाँ, अब पहला ऑपरेशन इसमें क्या है, दूसरा ये तो नॉर्मल आ गया ना, नॉर्मल आपके पास ये है, और डेल क्रॉस एफ ये कैसे होगा, वो आपके पास यही क्रॉस प्रोडक्ट कल वैसे से। हाँ हाँ, कर्ल से करेंगे ना। और कैसे करेंगे वो पिछले स्लाइड में हमने डिस्कस किया था, ये कर्ल ऑपरेशन ये। ठीक है, तो इस तरीके से आप जरा सिंपल वे ये कि बजाय इस तरह लिखने के जरा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, पहले इसका मैट्रिक्स बना लें, आई जे के लिख दे, और वो पार्शियल डेरिवेटिव्स लिख दे सेकंड रोज में, और थर्ड में फिर इसके कंपोनेंट्स लिख दे वेक्टर के। तो इस वेक्टर के वैसे एक कंपोनेंट वैसे भी 0 है, कौन सा 0 है, के वाला जो है ना वो 0 है ना, जो नहीं होता सर उसकी सर वैल्यू 0 है। 0। हाँ, तो आप 0 वो हो गया सब है। कुछ लिखोगे, मतलब यहाँ y लिखोगे या x लिखोगे, z वाले के नीचे आप क्या लिखोगे, 0 लिखोगे। तो इसे जब आप पार्शियल डिराइवेट करेंगे, बहरहाल आपके पास आंसर ये -2 के आ जाएगा। तो इसमें अब आपने अगला काम क्या करना है, ये जो डी सिग्मा है ये क्या चीज होती है। सही डेंसिटी होती है सर। हाँ, डी रो, ये किसकी इक्वल था। सर ये जो शेडेड रीजन थोड़ा सा बनता है ना, ये उसका अपर रीजन होता है बेसिकली। हाँ नहीं, ये बेसिकली वो सरफेस इंटीग्रल में हमने नहीं पढ़ा था। जी सर, उसका शेडेड रीजन बनता है ना, नीचे से हम जो स्मॉलर शेडेड रीजन लेते हैं, वो तो हम इक्वल उसको किस, डेल्टा ये वो किसकी डी इक्वल सिग्मा था, के इक्वल लेते डी सिग्मा किसकी इक्वल था, ग्रेडियंट हैं, डी एफ, एक्स और डी वाई। नहीं डी ग्रेडियंट एफ डिवाइडेड ग्रेडियंट एफ बाय ग्रेडियंट एफ का डॉट पी। डॉट प्रोडक्ट पी इनटू के इनटू साथ, के, और जी उसका जी जी सर, मैग्नीट्यूड, डॉट जी और प्रोडक्ट इसका किया भी है। मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड, था, ठीक है। याद है। और फिर हाँ डी सर ए यस यस सर, था। याद आ गया। ठीक है, अब अगेन इसमें आप ये करोगे तो अब इसमें वो काम कैसे करना है, इसलिए देखिए इसका ये राइट साइड इस केस में काफी जरा कॉम्प्लिकेटेड, इन्होंने डायरेक्ट डायरेक्ट स्टेप किए हुए है। ये रिकमेंड किया हुआ है कि एग्जाम्पल 16.5 और वगैरह वगैरह सेक्शन 15 वही उसी की बात हो रही है, सरफेस इंटीग्रल सर की। हम भी ऐसे ही करेंगे सर पेपर में सर। हम्म, कोई कुछ बोल रहा है यार, कोई तो बोल सर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता कुछ बोल रहा सर था जी।
Sergi zo usra resident sir atas cha zade ke में कुछ रखड़े वाले के बजाय प्रेजेंट कम सर। ठीक है, अगले सेशन में कर देना, अगले सेशन में। अभी ये एंड होने लगा, ओके फिलहाल सर। इसमें अपनी प्रेजेंट लगा ले। और ओके सर। अभी इस क्लास चल रही है, परेशान नहीं ओके होना। सर। अच्छा, भाई ये ठीक है डी सर। सिग्मा बता रहा था कि कहाँ से आ गया, तो वही इस फार्मूले से। अब ये कैसे है, तो ये जिसने कल का लेक्चर लिया हो, कल हमने पढ़ा था कि परसों पढ़ा था, सरफेस एरिया और सरफेस सर इंटीग्रल। कल पढ़ा है। सरफेस कल एरिया, पढ़ा तो ये था। वही सरफेस कल एरिया पढ़ा है था। भाई। हाँ, तो वो सरफेस एरिया है, इस हेमिस्फीयर का हमने फाइंड किया भी था। बहरहाल इस केस में वो चूंकि वो फंक्शन डिफरेंट गिवन है, तो आपने क्या करना है, वो फाइंड करना है, ये आ जाएगा। अब इसमें ये इसमें पुट करेंगे पूरा, तो जेड जेड के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 3 के साथ, -2DA रह जाएगा। ठीक है, -2DA, ये जल्दी बता रहे भाई, इससे -18 पाई कैसे आ रहा है? मैं तो बोलूंगा सर जी, मैं तो सफर कर रहा हूँ, मैं तो असद, यस सर। -2 है तो यहाँ से आ गया ना, ये इंटीग्रल से जी ये सर। स्टेप कैसे आया है? सर बेसिकली सर जो जैसे हमारे पास वो जो सर्कल के सरफेस एरिया होता है ना सर, उसमें हमारे पास ऑब्वियसली जो नीचे सर्कल बनता है वो बेसिकली 2 पाई बनता है। हाँ, पाई के उसमें आता है ना सर। नहीं तो 2 पाई कैसे, ये 18 पाई सर कैसे इसको आ गया डीए ना? को तो हम वो लिख सकते हैं ना, डीएक्स और डीवाई लिख सकते हैं। हाँ, तो अब फिर उसके ये लिमिट पुट करेंगे। जी सर, ये बे- लिमिट पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगी, -18 आ जाएगी। जी, लेकिन सर पाई कहाँ से है? वही कह रहा हूँ ना, मेरे हिसाब से इसका आंसर 9 पाई आ रहा है ना, वो 9 पाई माइनस, वो ये -2 के साथ मल्टीप्लाई हो के 9 2 18 आ रहा है। मुझे सिर्फ ये बताए 9 पाई कैसे आ रहा है। वैसे सिंपल सी बात कर रहे हैं, वो नीचे वाले सर्कल की बात हो रही है ना, जो शेडेड रीजन है। यूनिट सर्कल का जी एरिया जी किसकी सर, इक्वल बिल्कुल होता वो। है? एरिया ऑफ अ सर्कल किसकी इक्वल होता है? पाई पाई आर स्क्वायर नहीं होता। ये चीज आप क्या कर रहे हो, ये आप ये कर रहे हो कि यस उस सर। शेडेड रीजन जो सर्कल बन रहा है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में, उसका आप एरिया फाइंड कर रहे हो। अब पहले वो यूनिट सर्कल था तो पाई आंसर आता, अब इस केस में वो कितने कितने रेडियस का सर्कल है? ठीक आर ठीक ठीक की। सर, यहाँ पे बेसिकली सर आर आर जो हमारे पास 3 है ना, हाँ आर जी। 3 है तो वो 3 का स्क्वायर वो हो जाएगा, हाँ 9 हो जाएगा, और हाँ, साथ में पाई तो ये मल्टीप्लाई है तो ऐसे हो वो जाएगा, 9 पाई आ जाएगा। -2 इंटू पाई इंटू 3 9 पाई स्क्वायर। पाई और आर का स्क्वायर आ जाएगा 9। हाँ, ये जो जी ये सर, वैल्यू पाई तो आर ये स्क्वायर, 9 ये पाई हो गया। और 9 पाई, बस ये आंसर आ जाएगा। समझ जी गए इस जी बात सर। को? जी सर। इसको वैसे इंटीग्रल से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसमें आप इसको आर और डी आर की फॉर्म में लिख दे, डबल इंटीग्रल, -2 को बाहर लिख दे, डी ए की बजाय आर, डी आर और डी थीटा लिख दें, और इसमें जी वही सर, आर की लिमिट पुट कर ले 0 से 3 फिर तक, आर पाई की की लिमिट्स पुट लिमिट। कर देंगे 0 से 2 पाई तक। जी हाँ, सर, तो 0 से वो देखिए 2 पाई। इसमें भी आपकी कहानी सॉल्व होती है, लेकिन वो कान को दूसरी तरफ से पकड़ने वाली बात है, इसको सीधा पकड़े कि भाई इस इंटीग्रल का सही बात। मतलब क्या है। इस इंटीग्रल का मतलब ये कि आप इस वाले जो सर्कल है ना, इसका आप एरिया फाइंड कर रहे हो, तो एरिया ऑफ अ सर्कल तो हमें पता है कि वो पाई आर स्क्वायर की इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर। तो उसको रिप्लेस कर देंगे हम उसके हाँ, एरिया के आर साथ, में बिल्कुल जस्ट वैल्यू पुट कर दे इस आपके इंटीग्रल पास। को रिप्लेस कर दें। जी बिल्कुल, तो आपके पास ही आ जाएगा। ठीक है, ये दूसरा बस ये खुद ही देख ले, ठीक है अगले में मैंने वो करना है, ये भी सेम टू सेम प्रॉब्लम है। इसमें आपने देखा फील्ड की अब वैल्यू ये हो गई, जो इसकी जो कौन बन रहा, अब ये कौन है, कौन भाई, कौन जानते हैं? पॉपकॉर्न नहीं, वो तो कौन होता है, कौन नहीं होता कॉर्नेटो जो सर, कॉर्नेटो। कॉर्नेटो यस वगैरह, सर। उस एक एक इसकी शेप ये कौन कौन होती है। ठीक है, कौन ये कि उसका नीचे जो सर्कल है पॉइंट वो एक लगाता पॉइंट है। पे कन्वर्ज होता है, ऊपर जो है ना एक बड़ा सर्कल होता है। ठीक है, तो इसे आप ये, तो इसमें अब आपने सर्कुलेशन फाइंड करनी है, इसकी सारी पैरामीटराइज पैरामीटर्स जो है ना वो गिवन है, काउंटर क्लॉकवाइज में वगैरह वगैरह, और कि ये पैरामीटराइजेशन है। लेकिन इसमें पता है क्या गड़बड़ चल रहा है, इसमें जो इसका नॉर्मल है ना वो ऐसे फाइंड किया हुआ है, तो कोई परेशानी वाली बात है ही नहीं। मैंने आप लोगों को असद को भी मैंने कहा था और इसको भी कि वो जो सरफेस इंटीग्रल को थोड़ा सा जरा इलाबोरेट करते हैं, उसमें ना ये वाला क्रॉस प्रोडक्ट इन्वॉल्व होता है ना। बहरहाल इसको देख ले, बाकी फार्मूले के अंदर जो पुटिंग है क्रॉस प्रोडक्ट के और ये नॉर्मल के साथ उसका जो डॉट प्रोडक्ट है, तो इसमें तो इसकी तो काफी प्रैक्टिस हो गई है।
इसमें सिर्फ ये समझना है कि नहीं आपके हो पास जाएगा इंशाल्लाह, सारा हो आपने पढ़ा दिया। जाएगा, ये पढ़ा दिया हुआ है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो पढ़ाए नहीं। इसमें देख वही पैरामीटर की क्वेश्चन है आर, क्योंकि वो अब रेडियस जो है ना वो जनरली आर की फॉर्म में गिवन है ना, कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं गिवन है, तो इसलिए ये जो कॉस थीटा के साथ आप देख रहे हैं ना आर लिखा हुआ है, आर थीटा। और बल्कि एक और बात है, हमने पढ़ा था वो हीलेक्स का इस तरह, याद है यस सर, उसके वो पैरामीटराइजेशन, यस सर पढ़ा। वो कॉस थीटा कॉस और दिस साइन और आता था, हाँ ये तो ये भी वही कॉस और चीज है साइन ना आता था। तकरीबन, ठीक है। जी बिल्कुल तो सर, उसके वो हाँ पॉइंट्स को मिलाया हुआ है तो कौन बन पॉइंट्स, गई है। लेकिन इसमें अब दो पैरा, वहां एक पैरामीटर था आपके पास सिर्फ टी का था, यहाँ दो पैरामीटर है आर और थीटा दोनों के, जी सर। ठीक है। तो वहां सिर्फ टी का था, इस वाले केस में सिर्फ टी पे पैरामीटराइज कर रहे थे 0 से लेकर 2 पाई तक। और बिकॉज ये जो है ना इसकी ये जो वेट्स है ना ये इंक्रीज नहीं हो रहे थे, मतलब सेम सर्कल था ऐसे। एग्जैक्टली सर, बिल्कुल। अब यहाँ पे दोनों अब यहाँ पे पैरामीटर्स आपके चेंज हो रहे पास हैं, ये चेंज हो रहा है, थीटा भी चेंज हो रहा है, देखे ना ये ऐसे बनेगा, देखें हाइट बढ़ भी पे, और वेट भी सर, हाइट बिल्कुल भी और वेट भी, वेरी इसी गुड। वजह से तो ये हाइट इस वजह से और वेट थीटा, ये थीटा की वजह से तो सर्कुलेट करेगा, लेकिन इसकी वजह से इसकी हाइट बढ़ती रहेगी 0 से 2 तक, ठीक है। तो बहरहाल इस पे जरा वाइडली Yes, सोच ले, आई थिंक इसमें इतना कोई मुश्किल नहीं, जिसके अंदर ये मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है तो बाकी वो आपको समझ आ जाएगी, इसमें इतना कोई टफ नहीं है। अगला है अप्लाइंग स्टोक्स थ्योरम, ये भी वही प्रॉब्लम है। इसमें एन कैसे फाइंड करते हैं, नॉर्मल ऑफ वो तो हमने, अगर आप लोगों ने सरफेस एरिया और सरफेस इंटीग्रल वाला वो ली हुए तो आई थिंक इसमें कोई मसला नहीं होगा। फिर बाकी कर्ल कैसे लेना है ये डिटेल से डिस्कस हो चुका है, ये इस फिगर की यहाँ बात हो रही है, ठीक है। बस ये एक लास्ट टॉपिक है, अगले सेशन में इसको डिस्कस करते हैं। मैं एंड सेशन एंड करने लगा, अटेंडेंस लगा ली सबने? 16882020, इसका नाम क्या है? मुख्तियार हुसैन। चले जी, अगला सेशन जल्दी ज्वाइन कर ले, और इसमें जिसने प्रेजेंटेशन करनी पहले वो कर ले और फिर मैं पढ़ाऊंगा ये डाइवर्जेंस थ्योरम।